हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सर कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, यानी कि ये हमारा क्लास 9th का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सर कि फोर्स होता क्या है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं। देन हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स का जो लॉज है वो लॉ क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बाय डिफिनीसन जाएं फोर्स के, तो फोर्स क्या होता है जनरली कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो आप क्या करते हैं सर, पुल करते हैं, या फिर आप उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी बॉडी को पुल कीजिएगा या फिर पुश कीजिएगा तो उसको हम लोग क्या कहा कहते हैं सर, उसको फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स जो होता है सर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब देखिए दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है सर वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक तो स्केलर और एक होता है आपका वेक्टर। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी कि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं सर, वैसे क्वांटिटी को अपन स्केलर कहते हैं। और जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वेक्टर। यानी कि फोर्स हमारा जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये फोर्स वेक्टर है, इट मीन्स कि जो आप मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं पुल और पुश, वो डिपेंड करेगा सर किस पर? डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो भी आप मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब क्या है कि जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं किसी बॉडी पर अप्लाइड कर रहे हैं, चाहे आप उसको पुल कर रहे हैं या फिर आप उसको क्या कर रहे हैं सर, पुश कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा एक तो डायरेक्शन पर भी, ठीक है, और उसके क्वांटिटी पर भी कि आप कितने मात्रा में उसको लगा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली फोर्स का सिंपल सा डिफिनीशन है कि ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है सर? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें फर्दर कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन साहब के नाम पे है, तो सर आइजैक न्यूटन के नाम पे है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सर, आपका न्यूटन है। और आप लोग एक चीज़ और जानिए कि एक इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस मतलब क्या होता है सर, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है? सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा वो आपका हो जाता है डायन। ठीक है, वो क्या होता है? डायन। डायन एक सीजीएस यूनिट है किसका? फोर्स का। और आप लोग याद रखिएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डायन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि फोर्स होता क्या है, उसकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसका जो सीजीएस यूनिट है फोर्स का वो कितना होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डायन होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे क्या कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। अभी तो मैंने जाना सिर्फ कि फोर्स क्या होता है सर, पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है, तो देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो अगर हम पहले पॉइंट पे जाएं तो फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। फोर्स कर क्या सकता है सर, रुके हुए बॉडी को मोशन में ला सकता है। जब भी आप किसी बॉडी को पुश कीजिएगा तो रुका हुआ बॉडी यानी कि स्टेशनरी बॉडी क्या कर सकता है, मोशन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। अब हम किसी बॉडी को पुल करके या फिर हम जनरली बोले तो किसी बॉडी को खींच के अपनी ओर क्या कर सकते हैं सर, अगर चलता हुआ बॉडी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक देते हैं। अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं कोई व्हीकल्स का, जो भी आप व्हीकल्स चलाते हैं, अगर आप उसका ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो बेसिकली वो बॉडी स्टॉप कर जाता है। ठीक है, तो ये सब सारा काम किसके कारण हम कर सकते हैं, फोर्स के कारण। याद रखिएगा, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो फोर्स जो होता है ना, बेसिकली फोर्स आपका कॉज है। ठीक है ना, फोर्स एक तरह का क्या है, कॉज है, जो कि
इससे होने वाले इफेक्ट पर ये क्या करता है, असर डालता है। यानी कि इफेक्ट का मतलब क्या, जो भी इससे मोशन होगा या फिर मोशन करता हुआ बॉडी जो रुकता है वो किसके कारण रुकता है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के कारण। इसीलिए फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज द कॉज। फोर्स क्या है, कारण है किसी बॉडी को चलने का, किसी बॉडी को रुकने का। और अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स चलते हुए बॉडी का यानी कि मोशन करते हुए बॉडी के डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है सर, बदल सकता है। यानी कि फोर्स लगा के हम किसी बॉडी के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके इफेक्ट की, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है सर, चेंज कर सकता है किसके स्पीड को, तो किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को फोर्स क्या कर सकता है, आसानी से चेंज कर सकता है। ठीक है, और अगर लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या कर सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी का हम फोर्स लगा के उसके शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर फोर्स का जो बेसिक टाइप होता है। फोर्स का जो बेसिक टाइप है कि दो तरीके का फोर्स होता है। एक तो बैलेंस्ड फोर्स, अभी हम मेन टाइप पे इसके नहीं आ रहे हैं। एक तो आपका बैलेंस फोर्स है और एक क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर क्या कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो अगर आप देखें, अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिस पर लगने वाला, जिस बॉडी पर वो लगेगा ना, ठीक है, उस पर जो फोर्स की नेट वैल्यू होगी, यानी कि नेट जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हर तरफ से फोर्स क्या हो, इक्वल अमाउंट में लगे, ठीक है, हर तरफ से फोर्स अगर इक्वल अमाउंट में लगता है तो हम उस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझें तो अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर हम इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी क्या लगा रहे हैं सर, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन पे फोर्स डिपेंड करता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और फोर्स वेक्टर है, तो नेट कितना हो जाएगा इस पर, नेट फोर्स 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके के फोर्स को बैलेंस बोलते हैं। यानी कि हर तरफ से अगर किसी बॉडी पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, हर डायरेक्शन से, तो उस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस स्लाइड को देखें तो इफ़ रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी कि नेट फोर्स किसी बॉडी पर जो अप्लाइड करते हैं, जिस बॉडी पर अगर क्या हो जाता है सर, अगर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल है कि अगर दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है तो बैलेंस फोर्स के कारण बॉडी में कोई चेंज नहीं आता है। बॉडी के स्टेट को, स्टेट का मतलब जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल है, रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रह जाएगा। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ें तो बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, लेकिन डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। और बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन बैलेंस फोर्स शेप और साइज किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है सर, बदल सकता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से फोर्स इक्वल है तो अगर ये मान लो कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, दब सके, तो दोनों तरफ से फोर्स क्या कर सकता है, दबा सकता है, लेकिन उसका मोशन नहीं हो सकता है, यानी कि स्टेट नहीं बदल सकता है। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर कोई बालक मान लीजिए इस सरफेस पे खड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे का जो फोर्स है जो ये बालक लगा रहा है अपने बॉडी के द्वारा, वो सरफेस से लगने वाले फोर्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देख लीजिए, ये दोनों तरफ से क्या कर रहा है, ये बालक दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉडी क्या है, अपने पोजीशन पर स्टेबल है, यानी अपने पोजीशन पे क्या है, रुका हुआ है। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि अगर एक सरफेस पे फिजिक्स की बुक रखी हुई है, ठीक है, तो जितना ऊपर में फोर्स लगेगा उतना ही क्या है नीचे में, तभी वो बुक क्या है, स्टेबल है उस सरफेस पे। ठीक है, वरना उस बुक का क्या होगा, या तो वो नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो चलते हैं अब थोड़ा आगे और नेक्स्ट हम बात करते हैं सर अनबैलेंस फोर्स। अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या है, तो बैलेंस्ड फोर्स का जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर हम बात करें तो बैलेंस फोर्स की जस्ट अपोजिट जो फोर्स होती है वो क्या होती है, अनबैलेंस।
अब ये जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, तो जो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था वो अब क्या हो जाएगा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए इस बॉडी पर अगर दो तरफ से फोर्स लग रहा है, तो अगर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर से कितना होगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन, जो भी होगा वो हो सकता है, ठीक है। यानी कि अनबैलेंस फोर्स अगर लगता है दो डायरेक्शन से, ठीक है, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। यानी कि अगर हम बाय डिफिनीशन जाएं तो किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो ना हो, पिछले में क्या था, बैलेंस में जीरो हो, इसमें क्या है कि अगर जीरो ना हो तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उस तरह के फोर्स को कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स कहते हैं हम, ठीक है। आप इस देख सकते हैं कि ये एक बालक इधर से और ये दो बालक है, तो सिंपल है कि ये दोनों क्या लगाएगा सर, ज़्यादा फोर्स लगाएगा एज ए कंपेरिजन टू दिस बालक, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, इधर क्या होगा, मूवमेंट होगा पार्टिकल का, यानी कि ये घिंचा हुआ इसके तरफ चला आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि फोर्स कितने टाइप का होता है। तो जनरली अगर हम बात करेंगे फोर्स का, तो फोर्स जनरली दो टाइप का है और उसका बहुत सारा टाइप है, ठीक है। तो फोर्स जो दो टाइप का है वो कौन कौन सा है सर, तो पहला जो हमारा फोर्स है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा जो हमारा फोर्स है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर हम बात करेंगे, पहले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारे फोर्स के बारे में, लेकिन हम जान लेते हैं कि अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितने टाइप का है और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितने टाइप का है, और आपके सिलेबस में कौन कौन सा फोर्स पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करेंगे और उसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है सर वो आपका 4 टाइप का है, बेसिकली 5 टाइप का है। कौन कौन सा है, मस्कुलर फोर्स जो एक बेसिक फोर्स है, दूसरा है नॉर्मल फोर्स, तीसरा है टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। आपके सिलेबस में स्प्रिंग नहीं है पर हम डिस्कस सबको करेंगे थोड़ा थोड़ा, टेंशन नहीं है और नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन तो है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मतलब 9th क्लास के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर हम डिफिनीशंस देखेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी उसके बारे में। अब अगर हम बात करें नॉन कॉन्टैक्ट की, तो नॉन कॉन्टैक्ट बेसिकली 4 टाइप का है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, 4 तरह का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन आपका एक चैप्टर ही है 9th में, तो उसमें आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो थोड़ा बहुत हम इसका डिफिनीशन देखेंगे और समझेंगे क्या होता है, मैग्नेटिक देखेंगे और न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सर जानेंगे कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट, टाइप तो हो गया, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स 5 तरह का होता है, मस्कुलर, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की अब, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है सर, तो कॉन्टैक्ट फोर्स उस तरीके का फोर्स है कि जिसमें आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आकर अगर उस पर कोई फोर्स लगाते हैं, यानी कि पुश और पुल अप्लाइड करते हैं, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा मेरी बातों को, आप अगर किसी बॉडी के कांटेक्ट में आकर उस पर पुश और पुल अप्लाइड करते हैं तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट। यानी कि दो बॉडी आपस में क्या आना चाहिए, संपर्क में आना चाहिए, यानी कि कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बाय डिफिनीशन जाएं तो फोर्स विच अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि फोर्स कब, जब सर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, तब जो फोर्स आप पे लगेगा दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, ठीक है। ये बालक इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको कांटेक्ट करके इसको क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, यानी कि पुश और पुल। उसी तरह से जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है हमारा, जस्ट इसके अपोजिट होता है सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर हम बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है कि वैसा फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट में आए ऑब्जेक्ट के लग जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी ओर क्या कर रहा है सर, पुश कर रहा है, यानी कि पुश नहीं पुल कर रहा है बेसिकली, किसको, जो पेड़ पे लगा हुआ एप्पल है उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह के फोर्स को क्या कहा जाता है, अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। यानी कि बॉडी बिना कॉन्टैक्ट में आए पुश और पुल अप्लाइड कर दे, उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप लोगों को मैंने एग्जांपल ही बताया है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर, एक टाइप है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स जिसके कॉन्टैक्ट में आने पर फोर्स अप्लाइड हो
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स जिसमें बॉडी बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स अप्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे सर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना, आज हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो सर बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। ठीक है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? तो मस्कुलर फोर्स सिंपल है कि आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को, ठीक है, हेल्प में लाते हैं फोर्स अप्लाइड करने के लिए, जैसे कि आपका आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया। तो जो भी आप मसल्स से रिलेटेड जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, फोर्स अप्लाइड करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे आप लोग ये आप देख सकते हैं जो भी आप लोग जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारा क्या है सर, वो कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसका कुछ खास है नहीं इसमें मस्कुलर फोर्स में, बस इतना याद रखना है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड, जो हमारे बॉडी पार्ट्स के हेल्प से जो फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है ना, मसल्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल फोर्स आपके सिलेबस का पहली तो हिस्सा नहीं है, और इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे, ये होता क्या है मस्कुलर फोर्स, सॉरी नॉर्मल फोर्स। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की, तो नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है कि जब भी हम किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर का मतलब कि जहाँ से बॉडी कांटेक्ट में है, जिस सरफेस से बॉडी कांटेक्ट में है, उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है ना, और इस सरफेस पे ये एक ब्लॉक को रखा गया है। ठीक, इस सरफेस पे क्या रखा गया है सर, इस ब्लॉक को रखा गया है। तो जो ये जो येलो वाला सरफेस है, इस पर जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, तो जो नीचे वाला सरफेस है वो लगाएगा। तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगा इट इज़ परपेंडिकुलर, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अपवर्ड जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल क्यों जनरेट होता है, ये जानना मेरे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब नॉर्मल क्यों जनरेट होता है, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप मान लीजिए अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सर, अपने वेट से, यानी अपने बॉडी के वेट से आप उस सरफेस को पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो आप उस सरफेस को क्या कर रहे हैं सर, धक्का दे रहे हैं नीचे की ओर। ठीक है ना, अपने वेट के कारण आप उस सरफेस को क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर धक्का दे रहे हैं। तो अब सरफेस अगर रिजिड है, रिजिड का मतलब कि ठोस है, तो वो सर कंप्रेस होना नहीं चाहेगा, दबना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, अगर आप यही मिट्टी गीला मिट्टी पे खड़े हो जाएं, यानी कि अगर मड है, मड में आप खड़े हो जाएं, तो आप कहाँ चले जाइएगा, नीचे चले जाइएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सरफेस पे खड़े हैं जो कि सॉलिड सरफेस है, जो कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो वैसे सरफेस पे आप खड़े हैं तो क्या होगा, आप तो अपना वेट लगाइएगा, तो बॉडी के आपके वेट के कारण जो सरफेस है नीचे जाएगा। लेकिन अगर सरफेस रिजिड है तो वो नीचे जा नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, हम क्या बोलें कि आप सरफेस पे तभी खड़े हो पाइएगा जब दोनों का फोर्स क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो आप अगर नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे वाले सरफेस भी आप पर क्या लगाएगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। और वही अपवर्ड फोर्स जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स बेसिकली हमारे बॉडी के वेट को क्या करता है सर, बैलेंस करता है। अगर आप किसी सरफेस पे खड़ा होना चाहते हैं, या फिर आप किसी सरफेस पे, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, तो अगर आप इस पर मान लीजिए कि ये बुक रखना चाहते हैं, किसी टेबल पे ये बुक है, तो ये बेसिकली क्या है, नीचे में आप इसका वेट लग रहा है इस सरफेस पे, लेकिन ये टेबल अगर दब नहीं रहा है, या फिर ये टेबल टूट के नीचे नहीं गिर जा रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये अपवर्ड में एक फोर्स लगा रहा है, जो कि इसको क्या करके रखा है सर, बैलेंस करके रखा है। और यही अपवर्ड फोर्स जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, जो अपवर्ड फोर्स लगता है। और ये कब लगता है, तो जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करता है, कंप्रेस करना चाहता है, नेट फोर्स कंप्रेसिंग टू पैरेलल सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस को कंप्रेस करना चाहता है, पर वो सरफेस अगर कंप्रेस नहीं होता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और याद रखिएगा, जहाँ से कांटेक्ट में बॉडी आएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर ये बॉडी इधर से कांटेक्ट में है तो इधर लगेगा नॉर्मल एन, अगर ये बॉडी इधर से कांटेक्ट में है तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल कहाँ लगेगा, एन। ठीक है ना, तो जहाँ से कांटेक्ट में होगा वहीं से लगेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, इसमें एक केस है, एक टर्म है इसमें सर, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बोलते हैं, एक एक्सेस है, थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा है,
पर जानिए जानने में कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अगर हम बात करें फ्री बॉडी डायग्राम की, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं FBD, ठीक है ना। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप शो करते हैं कि किसी बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना नंबर ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको शो करना, ठीक है ना, उस पूरे बॉडी पर, उसको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, इस सरफेस पे रखा गया है, तो ब्लॉक का जो नीचे लगेगा वो क्या लगेगा सर, उसका वेट लगेगा, ठीक है ना। अगर आप सरफेस पे खड़े हैं तो आपका वेट W मतलब क्या सर, आपका क्या लगेगा भाई साहब, वेट लगेगा। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस सरफेस के फोर्स लगेगा नॉर्मल, और इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका FBD डायग्राम हुआ, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, ठीक है ना, कि आप जितना इस बॉडी पे फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या कर दिए आप, शो कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। आप अगर सीनियर क्लास में जाइएगा 11th क्लास में, तो इसमें बहुत सारा आप देखिएगा कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। जैसे आप इस पर अगर बात करें, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये सरफेस इस बार इधर से कांटेक्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉडी का जो वेट होता है हमेशा सेंटर से नीचे लगता है। इस बात को अभी आप लोग वेट पढ़िएगा, मास पढ़िएगा, पर फिलहाल अभी इतना जानिए कि बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर से कहाँ लगता है सर, हमेशा सेंटर से नीचे। तो बॉडी का वेट तो यहाँ लगा, और नॉर्मल कहाँ, तो जहाँ से बॉडी कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, नॉर्मल। तो ये आपका कौन सा डायग्राम कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। थोड़ा सा और आप समझें तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से कोई सरफेस है और इसके अंदर एक हम बॉल को क्या कर दिए हैं सर, फंसा दिए, एक बॉल को रख दिए हैं, ठीक है। तो नीचे में सेंटर से नीचे बॉडी पर क्या लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है। और जहाँ से बॉडी कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर में क्या लगेगा, उसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल। तो बस अभी फिलहाल दो ही फोर्स लग रहा है, तो हम अभी किस फोर्स की बात करेंगे, दो ही फोर्स की बात करेंगे। एक तो वेट लग रहा है आपका, और एक बॉडी जहाँ से कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर। बार बार हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। बॉडी जो कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी किसी बॉडी पर लगने वाला जितना फोर्स है अगर हम उसको शो कर देते हैं उस बॉडी पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। तो चलते हैं थोड़ा आगे, और अगर हम बात करते हैं अब हम सर टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स क्या होता है, अब ये टेंशन क्या बोला है, तो टेंशन का मतलब है सर तनाव, ठीक है ना, हिंदी में उसको तनाव कहते हैं। पर टेंशन फोर्स क्या होता है ये जनरली समझिए। टेंशन फोर्स आपका किसी केबल में, किसी रोप में, किसी वायर में, या फिर किसी स्ट्रिंग में, जनरली इन सब चीज़ों में टेंशन लगता है। जो आपका टेंशन है वो वाला टेंशन नहीं, वो एक अलग तरह का टेंशन है। खैर वो भी एक तरह का तनाव ही है, और इसमें भी एक तरह का तनाव ही है, पर इसमें रस्सी में, वायर में, या फिर जो भी आपका केबल है उसमें होता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक तरह का ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी केबल में, रोप में, वायर में ट्रांसमिट होता है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो जहाँ से हम किसी बॉडी को बांध के रखते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, जहाँ से, जिस पॉइंट से हम किसी बॉडी को बांध के रखते हैं, तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है रस्सी, टाइट वायर में, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से बांधा हुआ है तो इसके क्या लगेगा, नीचे। आप देख सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक है, इसको हम बांध के रखे हैं, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज टेंशन फोर्स। और ये तभी हो सकता है जब वायर स्ट्रेच्ड हो, यानी कि घिंचा हुआ हो, यानी कि उसमें तनाव हुआ हो, ठीक है ना। और यहाँ से बंधा है तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। तो रस्सी जितना टाइट होगा, लूज रस्सी में, स्लैक में नो फोर्स, टेंशन फोर्स जनरेट नहीं होता है, लेकिन यही रस्सी अगर टाइट हो जाए तो उसमें क्या जनरेट होता है, टेंशन फोर्स। और जहाँ से उस रस्सी से किसी बॉडी को अगर हम बांध के रखते हैं तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं सर, हम टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपका हम पढ़ चुके हैं अभी तक सर कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, और क्या पढ़ चुके हैं, नॉर्मल फोर्स, उसके बाद टेंशन फोर्स, और देन हम आगे देखते हैं सर अब हम सीखते हैं सर फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब भी आप किसी बॉडी को, ठीक है ना, पुश और पुल करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी बॉडी को पुश और पुल करते हैं तो जो दो सरफेस है ना, दोनों सरफेस
के बीच में जो रफनेस होता है, उस रफनेस के कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को अपोज करता है। यानी कि ध्यान से फिर से हम बताते हैं कि जब भी कोई बॉडी पुश और पुल करता है, तो जब दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन करते हैं, तो उन मोशन को, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर मोशन करना, तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मोशन करता है, तो उस रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है, अपोज करने का मतलब जो रोकता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली करता है क्या है कि आपके मोशन को वो क्या करता है सर, अपोज करता है। ठीक है, तो जब भी कोई मोशन होगा, जब भी कोई मोशन ऑकर होगा, तो दो सरफेस के बीच, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और दोनों के ऊपर, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर मोशन करेंगे, तो सरफेस के इरेगुलरिटी के कारण, देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जो सरफेस चिकना दिखता है ना, वो उतना चिकना होता नहीं है। बेसिकली सरफेस में क्या होता है सर, रफनेस होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो कि पूरी तरह से क्या हो, स्मूथ हो। हर सरफेस क्या होता है, रफ होता है। कोई ना कोई, मतलब कि दुनिया का ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो कि स्मूथ हो, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इरेगुलरिटी होता है, यानी कि उसमें रफनेस होता है। तो जब कोई सरफेस एक दूसरे सरफेस पे मोशन चालू करता है, तो उनके रफनेस के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, जो कि उनके मोशन को क्या करता है सर, उस इरेगुलरिटी के कारण उनके मोशन को अपोज करता है, और उस फोर्स को अपन नाम क्या देते हैं, उस फोर्स को नाम दिया जाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि जब भी कोई बॉडी अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मोशन करता है, तो उस सरफेस के रफनेस के कारण, दोनों सरफेस के रफनेस के कारण वो क्या करता है, एक तरह का फोर्स क्रिएट करता है, जो कि क्या करता है, उसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आप देख सकते हैं कि अगर ये बालक इसको क्या कर रहा है सर, इधर खींच रहा है, तो जो आपका फोर्स है वो किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि इस सरफेस के बीच में क्या है, रफनेस है, यानी कि इंटरलॉकिंग है। इस तरह से क्या होता है, सरफेस एक दूसरे से फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी आप मोशन चालू करते हैं ना कोई दो सरफेस, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है उसके अंदर। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या करता है सर, फ्रिक्शन को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोला जाता है रेसिस्टिंग फोर्स, यानी कि रेसिस्ट करना, रोकना। और ये जनरेट कैसे होता है, अगर आपसे बोल दे हाउ फ्रिक्शन जनरेटेड, तो क्या लिखिएगा सर, ड्यू टू इंटरलॉकिंग। किसके कारण सर होता है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस, दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग के कारण क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। और फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट, किस तरह से एक्ट करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्ट करता है पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस का मतलब, अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, तो सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा। ये जो सरफेस है, सरफेस के हमेशा क्या होगा, पैरेलल। ठीक है ना, पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल तो समझते हैं ना आप लोग, पैरेलल लाइन से। ठीक है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, जिधर आप फोर्स लगाइएगा उस फोर्स के कैसा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का जनरली सर दो टाइप होता है। अगर अपन बात करें फ्रिक्शन फोर्स के टाइप का, तो जनरली फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप। पहला आपका होता है, ऐसे होता है तीन टाइप का, पर एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक, और एक होता है रोलिंग। रोलिंग उतना आप सिलेबस में नहीं पढ़ना है, पर ठीक है, एक और फोर्स फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। तो अगर हम बात करें स्टैटिक, तीन टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के, पहला है स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग, और एक और है सर फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली लिक्विड में लगता है, ठीक है ना, पानी या फिर वैसा चीज़ जो कि फ्लो कर सके, सॉलिड में नहीं लगता है। ठीक, तो अगर हम एक एक करके बात करें इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की, सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं किसके बारे में सर, स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का ये सारा क्या है सर, टाइप है। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करेंगे, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन सरफेस ऑन अनदर व्हेन देयर इज नो मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर मोशन करना चाहता है, पर वो एक्चुअल में मोशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है सर, बॉडी के मोशन को रोक देता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी के मोशन को जो अपोज कर देता है फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। पर स्टैटिक की एक लिमिट होती है। ठीक है ना, स्टैटिक का क्या होता है, लिमिट। सिंपल है कि हर आदमी का एक औकात होता है, ठीक है ना, कि एक लिमिट तक ही वो क्या कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है।
उसी तरह से स्टैटिक क्या है, उसकी एक औकात है कि किसी एक बॉडी के मोशन को वो एक लिमिट तक ही क्या कर सकता है, रोक सकता है, और उस औकात को और उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, बस इसको इतना ही बताना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर, वैसा फ्रिक्शन जो कि किसी बॉडी के मोशन को क्या कर दे सर, अपोज कर दे, यानी कि मोशन होने ही ना दे। ठीक है ना, उसको स्टैटिक बोलते हैं। अब अगर बात करें हम काइनेटिक की, तो काइनेटिक ऐसा फ्रिक्शन है कि जब कोई बॉडी मोशन में रहता है, याद रखिएगा, जब कोई बॉडी नहीं, जब दो बॉडी एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन में रहता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है किसी बॉडी पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक। एक तो तब लगेगा जब कोई बॉडी मोशन में आना चाहे पर वो मोशन में आ नहीं पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक बेसिकली बॉडी को मोशन करने ही नहीं देता है। लेकिन जब अगर बॉडी मोशन करने लगता है, क्योंकि मैंने बताया कि हर बॉडी का एक अपना लिमिट है, हर फ्रिक्शन का क्या है, एक लिमिट है। तो जैसे ही वो स्टैटिक से निकला, यानी कि बॉडी अगर मोशन करने लगा, तो मोशन करते टाइम, यानी कि रिलेटिव मोशन करते टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉडी पर, जिससे कि बॉडी अपोज करता है, उसके कारण से ही बेसिकली आपका जो स्लीपर है वो घिस जाता है, या फिर टायर है गाड़ी का वो जो क्या होता है सर, घिस जाता है। वो इसी कारण से, क्योंकि जब आप मोशन भी करते हैं ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जनरेट करते रहता है, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगते रहता है, जिसके कारण से आपका क्या है सर, आपका जो भी टायर वायर है वो क्या कर जाता है, घिस जाता है। ठीक है ना, तो वो फ्रिक्शन जो कि मोशन के दौरान लगता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन मोशन के टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, आप अगर इसको पुश करते हैं इधर, तो ये अगर इधर मोशन करता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट में। उसी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या, जब कोई पार्टिकल रोल करता है, ठीक है ना, यानी कि जब कोई पार्टिकल अगर रोलिंग करता है, तो उस समय जो मोशन, याद रखिएगा, आपका रोटेशन में और रोलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। यानी कि रोटेशन का मतलब क्या, वो आगे की ओर भी बढ़ेगा, ठीक है, और क्या करेगा सर, रोटेशन भी करेगा, यानी घूमता भी रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स अक्रॉस द सरफेस, जब कोई सरफेस पे रोल करता है, ठीक है ना, यानी घूमता है, आप देख ही सकते हैं इमेज में, वो रोल करेगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन इसको रेसिस्ट करेगा, इस रोलिंग को। सिंपल है, आप अगर देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को अगर आप क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो बॉल एक समय तक चलता जाता है और फिर एक समय तक जाके क्या करता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, उस कारण से वो क्या कर जाता है सर, रुक जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सर, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। तो अगर हम चर्चा करें फ्लूइड फ्रिक्शन की, तो जो आपका वाटर में, ठीक है ना, या फिर वैसा जहाँ पे गैस हो, ठीक है ना, लिक्विड और सम गैसेज में जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वाटर में, यानी कि पानी में आप कोई बोट चला रहे हैं, ठीक है ना, तो अब जो बोट पर इस लिक्विड के कारण, मान लीजिए कि आप इधर मोशन कर रहे हैं, तो इसके कारण जो फ्रिक्शन अपोज करेगा, उस तरह के फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये फ्लूइड है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर मोशन कर रहा है, तो ये जो फ्लूइड है ना, वो एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स, मतलब सरफेस के कारण, दो सरफेस है, तो सिंपल है कि चाहे सरफेस कैसा भी हो, कुछ ना कुछ रफनेस तो होगा ही। तो जब रफनेस होगा तो वो क्या करेगा सर, तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा, यानी कि चाहेगा कि इसके मोशन को हम क्या कर दें, रोकना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो जो फ्लूइड में, यानी कि वैसा चीज़ जो कि फ्लो कर सकता है, लिक्विड में, गैस में जो फ्रिक्शन लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्फिंग बोट जो होता है, या फिर एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन में भी लगता है। ठीक है ना, अगर ये एयरप्लेन है, थोड़ा सा इमेज गंदा बन सकता है, ठीक है ना, इमेज पे नहीं जाइएगा। तो अगर ये एयर, ठीक है ना, इधर जा रहा है और फ्रिक्शन, मान लीजिए कि मोशन एरोप्लेन का इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा सर, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, तो फ्लूइड फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो कि लिक्विड और सम गैसेज में क्या करता है, एक्ट करता है, जिधर बॉडी मोशन करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ठीक है ना, तो आई होप ये आप लोगों को चारों टाइप्स क्लियर होगा, किसका सर, फ्रिक्शन का। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स का 4 टाइप अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला तो आपका क्या पढ़ा, नॉर्मल, मस्कुलर, मतलब कि मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का भी 4 टाइप हम लोगों ने देख लिया। क्या देखा सर, तो आपका स्टैटिक, काइनेटिक,
और रोलिंग, उसके बाद फ्लूइड। अब एक टाइप और बचा है सर कांटेक्ट का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो कि एग्जर्ट करता है कब, जब आप किसी, आप देख सकते हैं स्लाइड में कि जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस यानी कि आप उसको दबाते हैं या फिर खींचते हैं। ठीक है ना, ये स्लाइड में आप देख सकते हैं एक समय ये कंप्रेस हो रहा है और एक समय क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है ना, तो कंप्रेस करते टाइम या फिर उसको खींचते टाइम, इलोंगेट करते टाइम, स्ट्रेच करते टाइम जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जरा इसको समझिए कि अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको अगर हम खींचें तो ये इलोंगेट करके, ये स्प्रिंग इलोंगेट करके यानी कि स्ट्रेच होके मान लेते हैं हम यहाँ आ गया। अब जैसे ही आप इसको, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाए हैं बाहर से, आप इसको जैसे ही हटाइएगा यानी यहाँ से जीरो कर दीजिएगा, तो ये स्प्रिंग कहाँ जाना चाहेगा, पीछे। सिंपल है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पर जैसा था उस पोजीशन पर जाना चाहेगा। तो जैसे ही ये स्प्रिंग पीछे की ओर जाना चाहेगा, इट मीन्स कि ये स्प्रिंग खुद से क्या कर रहा है, एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, और वही फोर्स क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। उसी तरह से आप जब कंप्रेस भी कीजिएगा, ठीक है ना, इसको अगर आप दबाइएगा तो छोटा कीजिएगा कंप्रेस करके, तो जैसे ही आप इस कंप्रेशन को हटाइएगा तो फिर से वापस स्प्रिंग कहाँ जाएगा, कहाँ सर, अपने नेचुरल पोजीशन पे। तो जब नेचुरल पोजीशन पे जाएगा तो उस तरह का जो फोर्स स्प्रिंग में जनरेट होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और स्प्रिंग फोर्स की जो फॉर्मूला होती है, आपके सिलेबस में तो है नहीं पर जान लीजिए, जानने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। के होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का अपना अपना एक फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और x आपका होता है इलोंगेशन या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेच्ड पोजीशन, और इसको क्या कहता है अपन कहते हैं कंप्रेशन। या तो आप इसको दबाइएगा या फिर खींचिएगा तो वो डिस्टेंस है। ठीक है ना, x। और F क्या है आपका, F इज़ द स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं, ठीक है ना, अब बात यहाँ पे ये है कि सर आप माइनस क्यों लगाए हैं। तो माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप जब भी देखिएगा ना तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। इस केस में कंप्रेशन वाले में बाहर होगा और इलोंगेशन वाले में जहाँ खींचा जा रहा है उसमें क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट में होगा। तो जब डायरेक्शन अपोजिट में होता है तो वेक्टर है, तो वेक्टर में डायरेक्शन को हम किस में ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना दूर तक क्लियर होगा। तो सर आज के इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, यानी कि आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर क्लियर होगा तो अपने दोस्तों को भी क्या कीजिएगा, इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। और चैनल को आप लोगों को क्या करना है सर, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो उसको क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।